तो आज हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आगे अब हम जिनको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बोलता है? देखिए, सबसे पहले इसका नाम समझिए। हाइपोथेसिस कोई भी टर्म होता है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि वो जो है ना, वो साइंटिस्ट उन्होंने बस एक प्रपोज कर दिया कि हाइपोथेसिस ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा कि इस तरह से एटीपी बनती होगी। दैट्स एन हाइपोथेसिस ऑफ साइंटिस्ट, मतलब ऐसा सोचते हैं, उनकी थ्योरी है। ठीक है, 100% करेक्ट एक्सपेरिमेंटली दैट वी डोंट नो। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का मतलब वही होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि इस तरह से साइंटिस्ट मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव कि ऐसा ही होता होगा, एंड मोस्टली ऐसे होता है। बट रियल लाइफ में 100%ली की एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंटली वैसे नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम एज सच एक प्रॉपर वो नहीं देते कि ये है, तो कि प्रॉपर यही है 100%, है ना, तो उसको हम हाइपोथेसिस नेम देते हैं। ठीक है, कि द हाइपोथेसिस कोई मानते हैं मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कि ऐसा होता होगा, बट देयर इज नो 100% गारंटी, प्रूफ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो इसको शुरू करते हैं अब हम लोग। ठीक है, इसका अगेन मैंने एक बेसिक सा जो है इसका जो है डायग्राम बड़ा बेसिक सा बना लिया है पहले से ही, ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। तो अब हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है? ये हमारा थाइलेकोइड है। ठीक है, ये हमारे थाइलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड। इनर मेम्ब्रेन, तो टोटल हम बोल देते हैं थाइलेकोइड है। ठीक है, ये थाइलेकोइड है। आपको इतना तो बेसिक समझ में आ गया होगा, वो जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कराया था, तो थाइलेकोइड होता है बीच में ना। ठीक है ना, आपको बताया था फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे होता है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे होता है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, ओके। और फोटो सिस्टम 1 भी हम बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 भी होगा नॉन अप्रेस्ड पार्ट में। ठीक है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे फोटो सिस्टम 1 भी होगा। तो हम बोलते हैं यहाँ पे है मेरा स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। अगर ये थाइलेकोइड है मेरा, तो ये स्ट्रोमा होगा। और ये मेरा क्या है? ये मेरा ल्यूमेन है, एंड दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड। हम बोलते हैं जो थाइलेकोइड का ल्यूमेन होता है ना, उसमें हाई H+ आयन की कंसनट्रेशन होती है, और जो स्ट्रोमा होती है उसमें होती है लो H+ आयन की कंसनट्रेशन। तो स्ट्रोमा में होती है लो एंड ल्यूमेन में होती है हाई कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन्स। तो अब क्या होता है? ये होता है फोटो सिस्टम 2। ठीक है, और इसमें मतलब ये P60 है। ठीक है, अब क्या करता है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में सारा। P60 क्या होता है, P700 क्या होता है। तो लाइट फॉल करी, लाइट फॉल करी तो क्या होता है? लाइट फॉल करती है तो क्या करता है? ये फोटो सिस्टम 2 है। लाइट फॉल करती तो क्या करता है? तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। तो इसने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया हाफ ऑक्सीजन में, और H+ आयन में तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि H+ आयन इज रिलीज्ड और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अब क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बने, अब वो आगे चलेंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टोक्विनोन होता है। तो प्लास्टोक्विनोन PqH2। ठीक है, और PQ प्लास्टोक्विनोन, यहाँ इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो ये इस तरीके से चलता है। देखिए, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, और फिर यहाँ पे ऐसे चल रहा है ये साइकिल, ऐसे इधर, और फिर ये प्लास्टोक्विनोन PqH2 से PQ, और फिर जब PQ है यहाँ पे, इसमें से H+ चला जाएगा, तो ऐसे इस तरीके से H बाहर हो गया, H+। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब क्या होता है? कुछ जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, 2 है ना, तो एक तो यहाँ चला गया, और फिर जो बाकी का जो हाइड्रोजन बचा मेरे पास, वो क्या करता है? दिस इज द प्लास्टोक्विनोन, ये प्लास्टोक्विनोन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ PQ, यहाँ साइड में लिख देते हैं, ये क्या है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने करा था, है ना? कहाँ करा था? इससे पीछे ही करा है, बस जस्ट इससे पीछे में जब हम लोगों ने वो करा था साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। देखिए रहा, प्लास्टोक्विनोन क्या होता है? जेड स्कीम में मोबाइल कैरियर होता है। ठीक है, तो ये प्लास्टोक्विनोन हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है? हाइड्रोजन यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ वाटर से आया था हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन भी आ जाएगा मेरे पास, और जो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, एक ये हाइड्रोजन भी आ जाएगा। ठीक है, सारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, हाइड्रोजन इकट्ठा होता जाता है, इसलिए ल्यूमेन में हाई होती है कंसनट्रेशन, स्ट्रोमा में लो होती है। तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या हो गया? हाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे H+ है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? लो है, तो हाई टू लो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे H+ आयन है। अब मेरा क्या होता है? ये मेरा एक होता है, आप कह सकते हो, इससे आप ऐसा लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए,
लेमन में भी क्यों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप, इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। ठीक है, इस प्रोटॉन पंप्स में से जब हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में से लो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की तरफ H प्लस आयन फ्लो करेंगे, देन एन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज जनरेटेड। ठीक है, तो इसमें दो होते हैं प्रोटॉन पंप में हमारा पार्ट, ये तो होता है CF0 और ये मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में फिक्स्ड पार्ट है, और जो CF1 पार्ट है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अब क्या होता है, H प्लस आयन आया, H प्लस आयन ऐसे आया ऐसे आया, CF0 के बाद CF1 में गया, CF1 के बाद क्या बन गया, ये H प्लस आयन इधर आ गया, तो क्या होता है, ए मॉलिक्यूल ऑफ ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ATP। ठीक है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोटॉन पंप होता है हमारा, ये प्रोटॉन पंप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज होता है। ठीक है, ये मेरा प्रोटॉन पंप है बेसिकली। ठीक है, ल्यूमेन और यहाँ हो गया, तो इसको ये क्या था यहाँ पे, अब अगर इसी को ये तो इधर समझ लिया, इधर चला, अब इसी में आगे क्या चलेगा, ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा साइटोक्रोम B6F। ठीक है, तो अब ये क्या था, कुछ जो हमारे हैं इसके आगे और जो हमारे होंगे है ना, ये और आगे चलेगा ना प्रोसेस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो किसके पास आ जाएंगे, साइटोक्रोम B6 के पास करके थ्रू आ जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन भी मेरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ब्लू कलर का प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, अब ये क्या है मेरा, ये है मेरा PS1, तो PS1 कितना होता है, P700। ठीक है, तो अब प्लास्टोसाइनिन से लेकर के फाइनली यहाँ पे होगा। ठीक है, अब फाइनली यहाँ से लेकर के किसके पास जाएगा, सबसे पहले FES के पास जाएगा। ठीक है, FES के पास जाएगा। ठीक है, FES के पास जाएगा और FES के पास जाएगा। ठीक है, FES के पास जाएगा, फिर उसके बाद आता है FNR। ठीक है, FNR। ठीक है, और उससे क्या फिर रिलीज़ हो जाता है, FNR है यहाँ पे, फिर उसमें क्या रिलीज़ हो जाता है, यहाँ FNR से मेरा NADP 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 प्लस H प्लस से क्या बन जाता है मेरा, NADPH बन जाता है, ये बन जाता है इस तरीके से। तो ये होती है हमारा पूरा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें NCERT में कहाँ दिया गया है। ठीक है, फिर इसकी सारी थ्योरी वगैरह है जो, उसको पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसको हम लिख लेंगे। तो उससे पहले एक बार हम NCERT में देख लेते हैं कि ये कहाँ पे गिवन है, NCERT का इसका किस तरह का डायग्राम है, हम वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये रहा। ठीक है, यहाँ पे FNRA FES नहीं है, यहाँ पे ये FED है। ठीक है, FED है। ओके, दिस इज FED। तो देख लीजिए, अब ये रहा डायग्राम है NCERT का एग्जैक्टली। ये देखिए, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है, ऑक्सीडेशन हुआ, प्लास्टो क्विनोन है। ठीक है, H प्लस आयन इस तरह से यहाँ पे H प्लस आयन ऐड हुआ, यहाँ पे देखो H प्लस आयन ऐसे ऐड हुआ। ठीक है, फिर बी साइटोक्रोम B6F है, यहाँ से H प्लस आयन है, हाई प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन पंप है। ठीक है, प्रोटॉन पंप है, तो यहाँ से आ गया, और ATP सिंथेज ADP प्लस PI ATP CF1 पार्टिकल CF0 ल्यूमेन में हाई है। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन, फिर P700 PS1, फिर FED FNR और NADP प्लस H, और H प्लस से क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा, लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट। अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि आई विल एक्सप्लेन यू स्मॉल कंसेप्ट कि NADPH और यहाँ पे इसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम भूल ना जाएँ, तो उसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग उसको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि क्या कंसेप्ट था। ठीक है, यहाँ पे इस कंसेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे क्या होता है। देखिए, यहाँ पे भी हम लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया ना, NADP प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा ना NADP प्लस था, देखो देखो यहाँ पे देखो NADP प्लस H प्लस। तो इसका क्या मैकेनिज्म है, व्हाट्स द मेन कंसेप्ट, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अब मेरे पास एक NADP प्लस है। ठीक है, मेरे पास NADP प्लस है। अब क्या होता है, NADP प्लस के पास क्या आता है, मेरे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ठीक है, मेरे पास क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास 2 प्रोटॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है मेरे पास, मतलब ऐसे समझ लो इसको, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक प्रोटॉन इधर है और एक प्रोटॉन इधर है। तो अब क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जा करके इसने इसको बना दिया है NADP। ठीक है, एक ने तो इसको बना दिया NADP। दूसरा क्या करता है,
दूसरा क्या करता है, दूसरा एक इस हाइड्रो प्रोटॉन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बन जाएगा और वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा फिर फाइनली, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है NADPH बन जाता है, और फिर ये जो प्रोटॉन एक बचा था वो ऐसे बन जाता है, तो ये बनता है NADPH+H+। तो ये पूरा मैकेनिज्म आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें बड़ा डाउट आता है हम लोगों की क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन का कंसेप्ट है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो अब हम बैक आते हैं अपने कंसेप्ट पे यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आ गया पूरा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हम इसे बोलते हैं। ऑस्मोटिक आप समझ लीजिए, जैसे ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वो आता है ना। अगर मान लीजिए कोई सेल है, अगर उसको हाइपरटोनिक मीडियम में रखा, तो हाइपरटोनिक मीडियम में क्या होता है, उसके अंदर से वाटर निकल करके बाहर जाता है, तो सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाते हैं क्योंकि बाहर से वाटर अंदर आ जाता है। तो ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोसिस की तरह यहाँ ग्रेडियंट बन रहा है, और यहाँ पे ग्रेडियंट किस चीज़ का बन रहा है, यहाँ केमिकल केम मतलब क्या है, H+ आयन का ग्रेडियंट है ना। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम होता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से क्या हम लोग मेन इसका कंसेप्ट क्या है, इससे हम ATP फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ATP फॉर्मेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अ ग्रेडियंट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है ना, हाई से लो है, तो ये क्या है, ये क्या है मेरे पास, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ही तो है। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं डिफरेंस, एक प्रोटॉन डिफरेंस है, ठीक है, प्रोटॉन डिफरेंस है। अब इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हम अपने आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट मान लीजिए यहाँ पे हम 2 पढ़ लेते हैं, एक बार हम पढ़ लेंगे क्लोरोप्लास्ट में, एक बार हम पढ़ लेंगे क्लोरोप्लास्ट में जो हम भी पढ़ ही रहे हैं, और फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट इज डेवलप्ड अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, आपको पता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के आसपास अक्रॉस हो रहा है, और ये बिटवीन किसके होता है, स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में, स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में होता है, स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन के बीच में होता है। जो ल्यूमेन होता है वो हाई H+ कंसनट्रेशन होता है, क्यों होता है, क्या होता है, रीजन यहाँ पे हम सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऊपर। और स्ट्रोमा में जो होता है वहाँ लो H+ कंसनट्रेशन होता है, और इस प्रोसेस से जो ATP फॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, फोस्फोराइलेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन इज हाई इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हम देखेंगे, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ये है इस तरीके से, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, और आपको पता है यहाँ पे फोल्ड्स होते हैं क्रिस्टे के, ठीक है, क्रिस्टे के फोल्ड होते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये मान लो इसका यहाँ पे वो होगा, मतलब ऐसे इस तरह से होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से बताऊँ तो क्या बोलते हैं, इस तरीके से नहीं, ये स्ट्रक्चर थोड़ा मिसलीडिंग है एक्चुअली, ये नहीं, क्या होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, जस्ट थ्रोन इनटू फोल्ड्स, इस तरीके के फोल्ड्स में होता है, ठीक है। क्रिस्टे हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है, हम लोग उसको करेंगे। अगर मैं आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर दिखाऊं, सो अगर सेल के पहले चैप्टर में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, देखिए ये रहा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं कि यार इनर मेम्ब्रेन से ऐसे फोल्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन से मेरे पास फोल्ड्स बन रहे हैं। तो अब क्या होता है, देखिए आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, एक आउटर होती है मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनके बीच में होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, उसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच जो होता है ना, उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है एस्टैब्लिश होता है, उसमें जो होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है मेरे पास, ठीक है, उसमें मेरा प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो। देखो यहाँ पे भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इन लोगों ने भी लेबल कर रखा है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कैसे, देखिए आउटर है मेम्ब्रेन, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे जहाँ मतलब ये फोल्ड्स है जहाँ पे, ठीक है, क्रिस्टा है, फोल्ड्स है, और फिर यहाँ पे क्या है मेरा बीच में, यहाँ क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ कि मान लो ऐसे रफली क्रिस्टे है ये मेरे पास, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है मेरे पास, ये क्रिस्टे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड्स होते हैं, क्रिस्टन को बोलते हैं, तो ये मेरा हो गया इंटर
मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये डायग्राम में देखिएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। प्रोटॉन ग्रेडियंट किस पे होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। ये भी हम लोग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डायग्राम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेटिव क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है रेस्पिरेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो इसमें हम फोटो नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ सनलाइट का तो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, हम यहाँ ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीडेटिव है ये, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन है। एरोबिक एनोरेबिक वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हाउ इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेटेड? हाउ इज दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट? प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट कैसे? देखो सबसे पहले तो वाटर ब्रेक डाउन हुआ, उससे हुआ फोटोलिसिस, जो वाटर से होता है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, Ph2 उसको तोड़ता है तो ल्यूमन में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्यों रिलीज हुए थे? क्योंकि वाटर स्प्लिट करा था Ph2 ने, P680 ने, फिर इसके बाद ये फोटो सिस्टम में से पास करते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन्स from the stroma to the lumen through the thylakoid membrane, okay, across the, आप कह सकते हो अक्रॉस द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, थ्रू या अक्रॉस द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ से हो रहे हैं? मेरा ल्यूमेन से स्ट्रोमा में, ठीक है, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा से ल्यूमेन नहीं हो रहा है, मैंने पहले गलती से स्ट्रोमा टू ल्यूमेन बोल दिया होगा, तो आई एम सॉरी। कहाँ से जाते हैं? ल्यूमेन से स्ट्रोमा में। अब क्या करता है? हम लोगों ने प्लास्टोक्विनोन पढ़ा था यहाँ पे। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? प्राइमरी एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। एंड PQ इज एक्चुअली नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होता है। ये क्या कंसेप्ट होता है? देखो, ये एक जो होता है हमारा प्लास्टोक्विनोन है, इसको कंसेप्ट यहाँ समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम लोग यहाँ समझते हैं, यहाँ समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मेरा प्लास्टोक्विनोन है, ठीक है। ये करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये करता है मेरा, ले लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। अब ये क्या करता है? अब ये क्या करता है? रिलीज टू प्रोटॉन्स इनटू द ल्यूमेन व्हाइल ट्रांसफरिंग टू प्लास्टोसाइनिन। तो क्या करता है? प्लास्टोसाइनिन को देने में, प्लास्टोसाइनिन को देगा ना, आगे देखो, यहाँ पे देखो, प्लास्टोसाइनिन को देगा। तो जब ये प्लास्टोसाइनिन को देता है, तो ये 2H+ आयन ल्यूमेन में भी तो रिलीज़ कर देता है, इसलिए भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। ये भी हम यहाँ डायग्राम, सब चीज़ें जो है वो डायग्राम में, बस हम उनको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। और NADPH क्या करता है? NADP रिडक्टेज जो होता है, यहाँ पे जो NADP रिडक्टेज है, ठीक है, यहाँ पे NADP रिडक्टेज का काम आएगा, यहाँ पे NADP रिडक्टेज का काम आएगा, यहाँ पे NADP रिडक्टेज का काम आएगा। इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड, स्ट्रोमा साइड की तरफ होता है NADP रिडक्टेज। वो क्या करता है? फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, फोटो सिस्टम 1 से, और फोटो सिस्टम 1 से क्या करता है? फ्रॉम रिमूव्स H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू रिड्यूस इनटू NADP+ टू NADPH+, NADPH एंड H+, ठीक है। NADP+ से NADPH और H+ बनाता है, NADP+ से, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम बोलते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक NADPH बनाने में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन एक NADPH बनाने में यूज़ हो रहे हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे भी कंसेप्ट बताया था, देख लीजिए। NADPH बन रहा है यहाँ पे मेरे पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं? मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है ना, तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो इन सब के कारण से क्या होता है, मेरी जितने भी हम लोगों ने रीजन्स पढ़े, उस वजह से हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण जो मेरा ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन में तो हो जाता है हाई H+ का कंसनट्रेशन, और जो मेरा स्ट्रोमा होता है वहाँ पे हो जाता है मेरा लो H+ आयन का कंसनट्रेशन, ठीक है, वो लो आयन का कंसनट्रेशन हो जाता है। जो NADP रिडक्टेज जो होता है हमारा एंजाइम जो होता है, वो क्या करता है? स्ट्रोमा साइड की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रॉन PS1 से एक्सेप्ट करके रिमूव्स H+ आयन फ्रॉम द स्ट्रोमा। वो क्या करता है? वो स्ट्रोमा से रिमूव करता है, ठीक है, ओके, रिमूव करता है स्ट्रोमा से, रिमूव करके फिर वो आगे रिड्यूस कर देता है NADP+ को NADPH और H+ में, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्या करते हैं हम लोग? प्रोटॉन ग्रेड, इसके आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा अक्रॉस द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन।
ल्यूमेन जो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक कैसे होता है, देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक कैसे हो रहा है कि ये जो H प्लस आयन थे ये इस ATP सिंथेस के थ्रू F1 के पार्टिकल के थ्रू जा कर के यहाँ आ जा रहे हैं स्ट्रोमा में, तो ATP बन जाती है, ठीक है, ATP बन जाती है। अब क्या होता है देखिए, जैसे ही H प्लस आयन जाते हैं ना इसके थ्रू CF0 पार्टिकल के थ्रू, तो ये कुछ कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं, ठीक है, दे प्रोड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंज एंड दिस कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज इन द CF1, ठीक है। तो देखिए CF0 में तो होगा नहीं क्योंकि तो मेम्ब्रेन में फिक्स है, CF0 में तो कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा, CF1 में होगा। जैसे H प्लस आयन मूव करते हैं CF1 में कन्फर्मेशनल चेंज होता है, तो उससे क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज हैपन्स एंड द एंजाइम जो ATP सिंथेज एंजाइम है, ये ATP सिंथेज एंजाइम ATP फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो द प्रोटॉन मूव्स थ्रू द F0 थ्रू फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चैनल है ना प्रॉपर, वैसे तो डिफ्यूजन नहीं हो रहा है मेम्ब्रेन के नॉर्मली थ्रू, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन के चैनल्स के थ्रू हो रहा है ना, मतलब एक आप समझ लीजिए प्रोटीन टाइप है ना, तो उसके थ्रू उसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ द अब जो CF0 होता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, सॉरी CF0 जो है ट्रांस मेम्ब्रेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं इसको, व्हाट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन, इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो CF0 होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ट्रांस मेम्ब्रेन बोलते हैं, एम्बेडेड होता है, CF1 होता है कैटालिटिक पार्ट ATP सिंथेज एंजाइम होता है, उसके बाद इट इज़ द कैटालिटिक पार्ट एम्बेडेड, ठीक है, ये एम्बेडेड नहीं होता है, बाहर की तरफ होता है, जो प्रोट्रूड्स टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, ये प्रोट्रूड्स टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, कौन, CF1, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टोक्विनोन होता है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लास्टोक्विनोन करा था, कि जो प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो H प्लस आयन रिलीज़ करता है, कि हम लोगों को पता है, ये बात मैंने आपको यहाँ पे भी बता रखी है, देखिए यहाँ पे भी है कि, और यहाँ पे भी प्लास्टोक्विनोन है मेरे पास यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन को आगे प्लास्टोसाइनिन पे ट्रांसफ़र करते समय दो क्या करता है, दो एक यहाँ से मतलब ये दो H प्लस आयन को यहाँ पे रिलीज़ कर देता है ह्यूमन में, ठीक है। तो हमको क्या पता चलता है कि अब हम लोग पहले भी हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी ना, हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने इससे पहले, क्या इक्वेशन लिखी थी इससे पहले, हम लोगों ने वाटर के स्प्लिटिंग की इक्वेशन लिखी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग की इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वाटर की स्प्लिटिंग की इक्वेशन लिखी थी, Mn वाली वाटर की स्प्लिटिंग की इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल देखिए एक इलेक्ट्रॉन के